सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिष्कार की आरबीएससी मॉडल पेपर 2 के एनालिसिस में। आज हम वापस डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी में जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा और पेपर में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हम वहाँ पर होंगे और उन्हें हमें किस प्रकार सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमारा इंग्लिश का पैटर्न रहता है, 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन में आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको पैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम बेसिकली कैसे क्रैक करेंगे, किस तरह से उसके आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे, वो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर, जिसमें है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे पास एक पैसेज दिया गया है जो कि है स्वामी राम तीर्थ के बारे में। स्वामी राम तीर्थ was one of the most remarkable personalities that heralded the birth of new India. He was born in the village of Muraliwala in the Punjab in 1873 and died near Tehri Gairwal in 1906 accidentally while he was bathing in the Ganga. He was then only 33 years of age. Then work with all your heart, with all your might, remembering that work is worship and remembering also that work is life. तो ये पैसेज हमें किसके बारे में बता रहा है? स्वामी राम तीर्थ के बारे में बता रहा है। उनका बर्थ कहाँ पे हुआ और उनका क्या लाइफ जर्नी क्या रही, वर्क के बारे में उनके क्या कॉन्सेप्ट थे और क्या परसेप्शन जो है वो वर्क के बारे में उनके रहते थे, और व्हाट वाज हिज एज व्हेन ही गॉट डाइड। तो 33 एज थी मात्र उनकी जब उनकी डेथ हो गई थी। देन वर्क विद ऑल योर हार्ट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्वर्टेड कॉमास की लाइन है जो कि बता रही है कि स्वामी राम तीर्थ जो है रिमेंबरिंग दैट वर्क इज़ वर्शिप एंड रिमेंबरिंग ऑल्सो दैट वर्क इज़ लाइफ, किस एस्पेक्ट में उन्हें याद किया जाता है कि वर्क के बारे में उनका परसेप्शन क्या था। और वर्क के बारे में उनका परसेप्शन था कि वर्क इज़ वर्शिप एंड वर्क इज़ लाइफ। इसी पैसेज का अगला भाग हमें बताता है जेन्युइन वर्क विल बी फाउंड टू बी इट्स ऑन रिवॉर्ड, वर्क इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ मैन। These words were uttered by तीर्थ राम गोसाई माय MA, द फ्यूचर स्वामी राम तीर्थ। तो उनका पहला जो नाम है वर अटर्ड बाय तीर्थ राम गोसाई। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो ये था और जिस सेक्टर में उन्होंने एजुकेशन ले रखी थी दैट वाज मास्टर्स इन आर्ट्स। देन द फ्यूचर, और उनका जो दोबारा जो उनका फिर से जो उनका नाम रखा गया था वो था स्वामी राम तीर्थ। इन कोर्स ऑफ लेक्चर ऑन हाउ टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स इन 1998 when he was professor of mathematics at Foreman Christian College, Lahore. Only 2 years later he retired into the Himalayas and became a sannyasi, went to Japan and America, returned to India in 1904 and got accidentally drowned in 1906 as stated above. One crowded hour of glory is worth an age without a name. Mahatma Gandhi declared Swami Rama's teaching have got to be propagated. He was one of the greatest souls, not only of India but of the whole world. I adored his ideals. So who said this? All these words are saying by Mahatma Gandhi that I adored his ideals. We get glimpses of Swami Rama's greatness, genius and ideals even from a brief pursuits of his life sketch and writing or speeches. A few moments spent in the sunlight will suffice to acquaint us with the source of its effulgence. Tirth Ram Gosai's career from his infancy to his blossoming forth into a prophet of new India is very inspiring. At school he surprised his Persian teacher by his recitation from the Gulistan and Boston. Later he gained mastery of Sanskrit, mathematics and English literature. So these are the basics which related to Swami Ram Tirth. तो सारा पैसेज जो है वो हमें स्वामी राम तीर्थ की जर्नी के बारे में बताता है और बताता है कि किस तरह से उनकी जो आइडियल्स है, उनकी जो फिलॉसफी है वो किस तरह से फेमस हुई है। नेक्स्ट है आपका द मैथमेटिक्स पेपर at the BE examination was found very difficult by most candidates and there were complaints about it in the public press. 9 out of 13 questions were expected to be attempted, but Tirth Ram solved all the 13 and requested the examiner to assess any 9 out of those he had answered. He secured 98% marks. It is little wonder therefore that he became professor of mathematics in his own college immediately after graduating MA.
He was born in an obscure village. His mother died soon after his birth, and his father was a poor priest. With all these handicaps, he won scholarship after scholarship at school and college, and spent most of the money in buying books. So the entire paragraph is describe about Swami Ramtirth's journey and how difficult his journey was in aspect of his taking education, acquiring knowledge, और how much genius he was in mathematics. तो सारा पैराग्राफ जो है हमें स्वामी रामतीर्थ के बारे में बता रहा है. He also helped poor students from his saving. His dress and food were of the simplest. Often he would go without meal to purchase oil for his lamp. तो उनका जो स्ट्रगलिंग रहा था, काफ़ी उनका जो विद्यार्थी जीवन है वो भी काफ़ी स्ट्रगलिंग था, लेकिन उसके बाद भी ही वॉज कंसिडर एज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, क्योंकि उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन और उनकी परसेप्चुअल टीचिंग जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उनके जो सिद्धांतिक जो उनकी शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की थी वो, और उनका मैथ्स के प्रति जो लगाव है वो उनको काफ़ी ज़्यादा अलग और एक डिफरेंट व्यक्तित्व जो है वो उन्हें बनाता है. और यही रीज़न है कि हम स्वामी रामतीर्थ को आज भी अपना आइडियल मैथ्स गुरु जो है आज भी उन्हीं को माना जाता है. तो इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं हमारे पास. तो पहला क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने पूछा है, व्हेन एंड वेयर वाज स्वामी रामतीर्थ वाज बोर्न. तो ही वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ मुरलीवाला इन द पंजाब इन 1873. सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट डज स्वामी रामतीर्थ आस्क अस टू रिमेंबर अबाउट वर्क. वर्क के बारे में क्या याद करने के लिए उन्होंने क्या मेमोरेबल लाइन जो है, व्हाट डज ही रिमेंबर, लाइक मेमोरेबल लाइन जो है वो कौन सी है. तो उनकी मेमोरेबल लाइन है, वर्क इज वर्शिप एंड वर्क इज लाइफ. नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड ही सरप्राइज हिज पर्शियन टीचर. उन्होंने अपने पर्शियन टीचर को किस तरह से आश्चर्य में डाल दिया, किस तरह से उन्होंने उसे सरप्राइज किया. तो बाय हिज रिसाइटेशन फ्रॉम द गुलिस्तान एंड बॉस्टन, बिकॉज ही वॉज ही हैव अ नॉलेज अबाउट the languages like Gulistan and Boston. I adore his ideals. Who does I here refers to? I जो है वो किसके लिए आया है, किसने बोला है कि I adore his ideals. His जो है वो तो आया है स्वामी रामतीर्थ के लिए, और I जो है वो आया है महात्मा गांधी के लिए. इसी तरह से अब दूसरा जो पैराग्राफ आएगा आपके यहाँ वो है एक पोएम. उस पोएम को आपको हमें पढ़ना है. उस पोएम के बाद में हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से हम इस पोइट्री के जो क्वेश्चंस है उनको हमें अटेम्प्ट करना है. पहला जो हमारा पार्ट था दैट वाज फ्रॉम अ प्रोज, फिक्शन पार्ट होता है वो, और दूसरा जो पार्ट होता है वो है आपका पोइट्री पोर्शन. पोइट्री पोर्शन में से हमें किस तरह से उस पोइट्री को ध्यान से पढ़ना है और समझ करके उसके आंसर्स हमें वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं. तो पोएम है हमारी, ही दैट लव्स अ रोजी चीक or a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flame must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combine, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. अब इस पोएम से संबंधित, जैसा कि पोएम हमें क्या बता रही है, पोएम बता रही है ही दैट लव्स अ रोजी चिक्स. तो यहाँ पे ही जो वर्ड है, दिस ही इज फॉर अ ह्यूमन बीइंग दैट लव्स अ रोजी cheeks. So the entire concept of the poem is that the people who loves the physical beauty, that is worthless, and the beauty which is the spiritual and intellectual beauty, that is a worthful. So this is what the entire concept of the poem. Poem का जो concept है वो क्या है कि कौन सी beauty जो है वो worthful है, and which beauty is considered as a beauty. So only the intellectual and spiritual beauty is called the real beauty, otherwise the physical beauty is not a real beauty because it will faded as per the time goes on. Let's see the questions. As old time makes these decay, what does these here refers to? Old time, समय के साथ ये खत्म हो जाता है. यहाँ these जो है वो किसकी तरफ indicate कर रहा है, कहाँ इशारा कर रहा है? तो these जो है वो इशारा कर रहा है physical beauty की तरफ. What qualities does the poet associate with the true love? Gentle, firm, and thoughts and calm desire. These are the qualities which are always, which are basically the qualities of true love. तो ये है वो qualities. Gentle होता है firm, thoughts and calm desire. These are the qualities of true love according to the poem. Next है आपका dash star like eyes. Which figure of speech is used in this line?
स्टार लाइक आइज। तो लाइक यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, लाइक इज ऑलवेज यूज फॉर अ मेटाफर, and wherever in a poetic line, wherever there is a direct comparison, we can easily said, blindly we can say that in this line the poet has used metaphor, the literary term metaphor का use किया गया है। Find the word from the poem which means the same as firm and constant। तो ये जो शब्द है हमारे पास firm and constant, उसी शब्द को हमें पोएम से उसी से मिलता जुलता शब्द निकालना है, और पोएम में इस शब्द को जो बता रहा है वो है आपका steadfast mind, steadfast mind, that means constant mind। सेक्शन बी, तो एक सेक्शन, फर्स्ट ए सेक्शन जो है आपका, उसमें आपके पास पैसेज होंगे प्रोज और पोइट्री के, और उसमें से आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने होंगे अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल पेपर। वी आर गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट हाउ यू वुड सॉर्टेड देम आउट, किस तरह से आपको उन्हें सॉर्ट आउट करना है। सेक्शन बी जो है वो आपका राइटिंग पोर्शन होगा, और राइटिंग पोर्शन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉलोइंग टॉपिक्स, इनके में क्या करना है, ऐसे राइटिंग करनी है, राइट। इंडिया अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, नीड ऑफ द आवर। अभी के समय की जो मांग है वो है ट्रुथ और नॉन वायलेंस, और एक टॉपिक आपके पास है इंडिया अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको एज अ मॉडल दिए हैं, एंड आई होप कि इनमें से कोई एक टॉपिक आपको वहाँ मिल जाए एग्जाम में। तो जब भी हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो वी नीड टू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है कि ऐसे राइटिंग तीन तरह से डिवाइड होता है। एक तो इंट्रोडक्शन होता है, देन देयर इज अ बॉडी ऑफ द मैसेज, जो आपका कंटेंट है उसकी बॉडी, उसका मैसेज जो है वो आपको लिखना है, देन देयर आर द कंक्लूजन। तो ये तीन पार्ट में आपका कोई भी राइटिंग पैटर्न जो है, वेदर इट्स एन आर्टिकल, स्पीच, एसे, व्हाटएवर वी आर राइटिंग, दीज थ्री पोर्शंस विल बी डिवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर राइटिंग ऑब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर राइटिंग ऑब्जेक्ट में आपके ये तीन भागों में वो डिवाइड रहेगा, जिसमें एक इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका क्या होगा, जिसमें आपको इंडिया अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल, आपको इंडिया के बारे में यहाँ जैसे बताना है कि हाउ द कंट्री इज फेमस फॉर द डाइवर्सिटी इन इट्स कल्चर, एंड हाउ मेनी फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री टाइम टू टाइम। तो वो आपको इंट्रोडक्शन में डालना है, और किस तरह से इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ versatile fairs and festivals, and how unitely people will celebrate all these fairs and festivals, वो आपको body of the message में डालना है, and then you will conclude it। इसी तरह से आपको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट समय में, आज के समय में इसकी क्या ज़रूरत है, और ट्रूथ और नॉन वायलेंस का अपना क्या महत्व है, आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को आपको दर्शाना है। इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ऐसे नोट डाउन करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन आएगा इसी में आपका, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन द करियर डे सेलिब्रेशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है। रिपोर्ट राइटिंग जब भी हम करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आपको रिपोर्ट राइटिंग मैगजीन के लिए करनी है या न्यूज़पेपर के लिए करनी है। इसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है दैट विल बी हेडिंग। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, देन आपको बाय लाइन लिखनी है, ठीक है। बाय लाइन में आपको जो नाम दिया गया होता है उस नाम को मेंशन करना होता है। हालांकि हमारे पास यहाँ भी नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग में नाम मेंशन होते हैं, जो भी नाम वहाँ पर मेंशन किया जाता है आपको वही नाम वहाँ बाय लाइन में लिखना है। और अगर आप न्यूज़पेपर राइटिंग कर रहे हैं तो बाय लाइन जो है वो आपका हेडिंग के जस्ट नीचे होगा, और अगर आप मैगजीन राइटिंग कर रहे हैं तो नाम आपका लेफ्ट या राइट साइड में आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो मैसेज ऑफ बॉडी होगा, ठीक है, बॉडी ऑफ द मैसेज जो आप टाइप कर लिखेंगे वहाँ पे आपका क्या होगा, यू शुड बी आंसर 5 W's। 5 W's का आंसर आपको देना है, लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ द इवेंट हैज़ बिन हैपन। तो इवेंट में आपको 5 W's का आंसर आपको यहाँ पर देना है। दिस इज हाउ यू विल राइट अ रिपोर्ट ऑन करियर डे सेलिब्रेशन। अब आपके पास टॉपिक है करियर डे सेलिब्रेशन, तो आपके स्कूल में एक इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस इवेंट का नाम है करियर डे सेलिब्रेशन। उस करियर डे पर आपको लिखना भी है, और यू हैव टू रिपोर्ट इन राइट अ रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट लिखनी है कि किस तरह से आपके स्कूल में करियर डे सेलिब्रेशन जो है
वो हुआ था और उसमें कौन जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे, और आपके स्कूल के अंदर क्या क्या, आपके स्कूल प्रेमाइज में क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ हुई थी। और दूसरी चीज़ जो रिपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दैट रिपोर्ट शुड ऑलवेज रिटन इन अ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका अथवा में, वो है राइट अ स्पीच इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। और स्पीच लिखनी है आपको किस पर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स। स्पीच की जो फॉर्मेट होता है, स्पीच जब हम राइट करते हैं तो उसमें हमें उसे 3 भागों में तो डिवाइड करना है, लेकिन उसमें हमें ये मेंशन नहीं करना है। जब हम स्पीच डिलीवर करते हैं तो उसमें हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में डायरेक्ट वर्बल वे में हमें बताना है दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स एंड हाउ बाय द टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स इज़ क्वाइट एट दिस प्रेजेंट जनरेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स जो है दैट इज़ लैकिंग। कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं बुक्स से अपने आप को डाइवर्ट होती जा रही है, बुक्स से अपने आप को थोड़ा दूर करती जा रही है। जो गैजेट्स हैं, जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ टेकिंग प्लेस, है ना। बुक्स का जो जगह जो है, सब्स्टिट्यूशन जो है वो कौन लेता जा रहा है, मोबाइल लेता जा रहा है या कोई भी डिजिटल गैजेट्स जो है, दे आर टेकिंग प्लेस ऑफ द बुक्स। तो बुक्स की हमारी अभी भी क्या इम्पॉर्टेंस क्या है लाइफ में, एंड हाउ द बुक्स आर स्टिल बेनिफिशियल फॉर द थोरो स्टडी एंड फॉर द इंटेलेक्चुअल टीचिंग। द बुक्स आर द नेसेसरी पार्ट, स्टिल बुक्स आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ डे टू डे टीचिंग वर्ल्ड। तो ये यहाँ पर आपको स्पीच में बताना है। अब हम बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो आपके जो क्वेश्चंस है बुक के अंदर, जो आपका लिटरेरी पार्ट है, उस लिटरेरी पार्ट में जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज डॉक्टर मैर्गोलिन्स व्यू ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ द अमेरिकन जूइश कम्युनिटी लीड्स। डॉक्टर मैर्गोलिन के विचार में काइंड ऑफ अमेरिकन जूइश कम्युनिटी लीड्स, उनकी जो अमेरिकन जूइश कम्युनिटी की जो ज़िंदगी है उसके बारे में डॉक्टर मैर्गोलिन के क्या विचार है आपको बताने हैं। तो हमारे पास आंसर है, द अमेरिकन जूइश कम्युनिटी लेड लाइफस्टाइल वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय डॉक्टर मैर्गोलिन। डॉक्टर मैर्गोलिन जो आपका कैरेक्टर है, उन्हें अमेरिकन लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं थी। अकॉर्डिंग टू जूइश लॉज एंड कस्टम्स वर कम्प्लीटली मिसलीडिंग लाइफ एंड फॉल्स इंप्रेशन ऑन पीपल, क्योंकि उनका मानना था कि जो जूइश लॉज है, जो नियम कानून है यहूदियों के, दे वर मिसलीडिंग लाइफ एंड फॉल्स इंप्रेशन ऑन पीपल। दोज हु वर नॉट कंसिडर्ड Jewishness वर वेयरिंग स्कल कैप्स। डॉक्टर फेल्ट irritated in the wedding as well as by the Jewish plus English jazz, both at a time on ear splitting, confused mixture of music and unruly dances. He also feels ashamed whenever he takes his wife to a wedding or bars. डॉक्टर मैर्गोलिन को बिल्कुल भी अमेरिकन जूइश लाइफ जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, एंड ही ऑलवेज वुड लाइक टू अवॉइड ऑल दीज कस्टम्स एंड सेरेमनीज विच आर रिलेटेड टू द जूइश फैमिली एंड जूइश एनवायरनमेंट इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, हाउ डज मदर स्कॉल्ड प्रकृति व्हेन शी डज नॉट रिटर्न हाउस इन टाइम। प्रकृति, ये क्वेश्चन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के चंडालिका प्ले में से, और यहाँ पे पूछा गया है सवाल आपको कि मदर जो है वो प्रकृति को स्कॉल्ड करती हैं, अब्यूज़ करती हैं, क्यों। व्हेन शी डज नॉट रिटर्न हाउस इन टाइम, जब वो समय पर घर नहीं आती हैं तो मदर प्रकृति को क्यों स्कॉल्ड करती हैं, वाई, हाउ, कैसे करती हैं। वाइल स्कॉल्डिंग प्रकृति, the mother says that it is noon and the sun is producing fire on the earth. The earth is so hot that no one can put his feet on the earth. The crows on the amluki branches are gasping for heat. The Vesak sun is roasting everything. All the girls of the village have come back fetching water. तो मदर यहाँ पे किस तरह से प्रकृति का वेट कर रही हैं, बट प्रकृति didn't reach at home ऑन टाइम। जब प्रकृति समय पर घर नहीं पहुंच पाती हैं तो मदर उसे बताती हैं कि जो इवन द नेचर इज इन लाइक इट्स अ टाइम ऑफ ग्रेट हॉट, है ना, काफ़ी ज़्यादा समर का जो है वो समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, और मदर जो है शी इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट हर डॉटर, एंड प्रकृति डिडंट रीच होम एट द करेक्ट टाइम, और वो सही समय पर घर नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए मदर जो है वो प्रकृति को स्कॉल्ड करती हैं इस विषय पर। नेक्स्ट आता है आपका, हाउ जेन्युइन इज द लव दैट मंजुला एक्सप्रेसेस फॉर हर सिस्टर। मंजुला जो है उन्होंने अपने सिस्टर के लिए, जेन्युइन इज द लव, मंजुला का जो लव है अपनी सिस्टर के प्रति वो किस तरह से दर्शाया गया है प्ले में, गिरीश कर्नाड के ब्रोकन इमेजेस में।
So the answer will be in Broken Images, Girish Karnad has expressed his feelings of parental stories, but recently she has published a novel which becomes bestseller across the world. She gets name, fame and money. The play is set in a studio where Manjula has come to address the audience before the telefilm of the same novel. The audience get the primary knowledge of her family and personal life. Gradually the audience come to know that the love she portrays for her sister is more of a farce. So this is how Manjula has expressed her love for her sister. So here's the next question. What is the role of the mother in Prakriti's self-realization? What are her hopes and fears for her daughter? Prakriti's mother was aware of the consequence of casting the evil spell on the monk. She knew that the spell would change the once human monk into an earthly being with no conscience or truthfulness. Moreover, the powerful spell she cast upon the monk would take a toll on her life as well. However, she sets to Prakriti's deep ingrained desire to possess the monk and decides to cast the spell upon the monk. Later, Prakriti realizes that her desire to lustfully possess the monk has led to the death of her mother as well as the once devout monk being reduced to common earthly being. तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मदर इन प्रकृति सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट आर हर होप्स एंड फियर्स फॉर हर डॉटर. तो अकॉर्डिंग टू द प्लॉट ऑफ चंडालिका, चंडालिका के प्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ प्रकृति जो है शी इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द भिक्षु दैट इज़ आनंद, द बौद्ध भिक्षु. शी wanted to getting married with him, while Anand was completely an intellectual being and he was not ready to getting married with Prakriti, and he was an intellectual person and spiritually he was a very much enlightened soul. Mother tried to understood Prakriti regarding all these facts, but Prakriti was very obsessive about Ananda. And then she take this as a benefit. वो अपनी मदर से एक हेल्प मांगती हैं कि वो उन्हें एनचांट करने के लिए बोलती हैं, मैजिक स्पेल करने के लिए बोलती हैं. एंड मदर डिड सो. मदर जो है वो मैजिक स्पेल करती हैं और जब मदर को ये पता चलता है कि आनंद इज़ एन एनलाइटेंड सोल एंड द मैजिक विच हैज़ बीन पुट बाय द मदर, कि मदर का जो मैजिक है ये बिल्कुल भी आनंद पर वर्क नहीं करने वाला है. इनफैक्ट ये मैजिक उल्टा उनकी जो प्रकृति की मदर है उनके लिए हार्मफुल हो जाता है. तो दिस इज़ हाउ Prakriti has been, the thing has been self-realized by Prakriti. This is how Prakriti realized that where she was mistaken. कहाँ पर वो गलत थी और क्या गलती उन्होंने परफॉर्म की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द स्वान्स लाइफ. वाइट स्वान एट कूल से आपका ये क्वेश्चन है, जहाँ पे आंसर विल बी द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द स्वान्स लाइव्स इज दैट इवन दो so many years have passed, there is no change in how the swans behaved. The poet feels that the beauty of the swans is locked in the way they behave even today. There is no change in how they move around or spread love and are bound in companionship. The mystery is that human beings cannot understand the strength of love and brotherhood, but these swans have understood. That is why it seems mysterious to the poet. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कुबला खान में से, जो कि पोएम है रिटन बाय कॉलरिज. व्हाट डू यू थिंक हैज़ मेड अ लास्टिंग लिटरेरी पीस. कुबला खान का फ्रेगमेंटेशन आपको लिटरेरी ऑब्जेक्टिविटी जो है कुबला खान की वो इसमें बतानी है. Kubla Khan is considered as one of the greatest masterpieces of the Romantic era, as it happened in a sort of reverie under the impact of opium. The poem dwells in binaries, the dark, gloomy, violent river in juxtaposed with the calm, serene surrounding, and we got to hear the wailing of the damsel for her demon lover. Critics have deconstructed the poem a modern arena where darkness and corruption coexist with apparent innocence and simplicity. The poem also combines Christian, Hinduism and Islamic traits in its symbolic description. So this would be the answer of the fragmented question. The cross positioned on the palace of Xanadu is a reference to Jesus' cross, and the entire poem is based on the hopes of Kubla Khan, who is again from an Islamic background. The romantic believed in the Hindu view of pantheism rather than monotheism, and the poem hints at the presence of such facts as well. Thus, this poem has emerged as a universal piece of poetry by drawing on broad, universal and all-encompassing themes. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर्स फैमिली. ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम टाइगर्स ऑफ मालगुडी, रिटन बाय आर के नारायणन.
तो यहाँ पे आपको बताया गया है टाइगर फैमिली का एंड जो है वो कैसे हुआ. टाइग्रेस हैड गॉन आउट फॉर हंटिंग एंड इट वाज द टाइगर्स टर्न टू रिमेन इन द केव एंड गार्ड द कब्स. इट वाज इवनिंग एंड ही वाज लेइंग ऑन द एंट्रेंस ऑफ द केव बट ही फेल अ लिटिल asleep. जैसे ही उसको नींद आती है तो क्रॉसिंग द अप एंड सॉ देम क्रॉसिंग द रिवर, ही थॉट दैट सून दे वुड जॉइन देयर मदर एंड कम बैक with her. After some time he heard some strange unfamiliar noises. He did not see the tigress and the cubs, and it was becoming dawn and the birds and started twittering. He went out, crossed the river and followed the scent of his cubs. Tiger fall asleep. ठीक है, टाइगर को हल्की सी नींद आ जाती है और उसी दौरान टाइग्रेस जो है टाइग्रेस एंड द cubs have been disappeared from the cave. वो disappear हो जाते हैं और suddenly गायब हो जाते हैं. He reached a valley where there was a path leading to human habitation beyond the jungle. He saw far off in the valley that some men were going and they were pulling and pushing an open cart on which were laid out the cubs and their mother. The men were singing and shouting. The tiger watched the travelers. They were so much intoxicated that they did not notice him. The tiger stalked them. The sun came up and his eyes were dazzled. Those men and the cart with the cubs and their mother disappeared from the view of the tiger. Thus the tiger's family came to an end. और इस तरह से टाइगर की फैमिली का जो है वो अंत हो जाता है. That everybody, that the entire tiger family was losted among the people. जो human habitants हैं उनके बीच में टाइगर फैमिली जो है वो गलती से पहुंच जाती है and got died. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हाउ वॉज द टाइगर पासिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड नाइट्स. टाइगर ने अपनी आने वाली जो रात दिन है वो कैसे व्यतीत किए जब उसकी पूरी फैमिली जो है दैट्स बीन डिस्ट्रॉयड. Hidden near the village, the tiger spent his first night in the watching the dead bodies of the cubs and the tigress and in trying to enter the village. Second night he became successful in catching an animal. Later the villager realized that he had lost an animal and he also saw the blood stain. So he had to change his strategy. He chose a smaller animal from the herd, returning to the village in the evening. He did not stay at one place and kept moving along the mountain ranges. He found that below the mountain ranges, these were human inhabitants, and in the evening the cattle were driven back. He could repeat his tactics. He lay in wait, seized the last one and vanished. Thus he was passing the next few days. So this is how the tiger had spent all his days and nights. कि किस तरह से उसने अपनी बाकी की जो रात दिन है वो किस तरह से बिताए. तो this is how the after the completion, after the end of his family, tiger become more violent. और वो चुन के या ऐसे घात लगा करके बाकी के जो विलेज के कैटल्स हैं उनको मार करके खाने की जो उसकी स्ट्रैटेजी थी. और जब विलेजर्स को ये चीज़ पता चलती है तो दे हैव टेकन नेसेसरी स्टेप्स अकॉर्डिंगली. तो these would be the questions which would be asked maybe in your examination, and I hope that you all will crack these questions very well and very intelligently. So that's all for today. Thank you.